नमस्कार साथियों, मैं शिवम कुमार एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने यूपी स्पेशल में यूपी की मृदा शुरू की थी और यूपी की मृदा में हमने उसका कुछ भाग पढ़ा था। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यूपी की मृदा में हमने जाना था कि मृदा क्या होती है, मृदा का जनक किसको कहा जाता है, एंड हमने भावर और तराई क्षेत्र की मृदा को भी पढ़ लिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि भावर और तराई क्षेत्र की मृदा हमने पढ़ी थी, तो हम मध्यवर्ती मैदान की मृदा करेंगे और इसके बाद हम पठारी क्षेत्र की मृदा करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मध्यवर्ती मैदान की मृदा की हम बात करें। देखिए, जो मध्यवर्ती मैदान की मृदा है, सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि मध्यवर्ती मैदान की मृदा को हम क्या कहते हैं। जो मध्यवर्ती मैदान की मृदा है उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा, ठीक है। मध्यवर्ती मैदान की मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक, देखिए, जो जलोढ़ मृदा यानी कि मध्यवर्ती मैदान की मृदा है, इसका निर्माण गंगा और यमुना नदी के द्वारा होता है। ठीक है, इसके निर्माण की यदि हम बात करें तो गंगा व यमुना, गंगा और यमुना नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण किस प्रकार से होता है। जब नदियाँ बहती है तो वे अपने साथ अपसादों को बहाकर लाती है, और अपसादों को बहाकर लाती है तो वे समतल जो स्थान होते हैं वहाँ पर अपसादों को छोड़ देती है। तो फ्रेंड्स, उसी से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो जो हमारी मृदा है जलोढ़ मृदा, ठीक है, इसका निर्माण गंगा और यमुना के द्वारा हुआ है। ठीक, तो जलोढ़ मृदा को हम भात मृदा भी कहते हैं। भात मृदा, फ्रेंड्स, जो मृदा के उपनाम होते हैं, मृदा के जो उपनाम होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर इनसे 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में कि इस मृदा का उपनाम क्या है या इस मृदा का उपनाम क्या है। मृदा के नाम दे देगा, उसके उपनाम आपसे मालूम करेगा। तो मृदा के उपनाम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप उनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि जलोढ़ मृदा का उपनाम हम इसको भात मृदा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, भात मृदा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी जलोढ़ मृदा है, देखिए इसमें चूना और पोटास, हम बात करें चूना व पोटास, चूना व पोटास प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है चूना व पोटास। लेकिन फास्फोरस व नाइट्रोजन, फास्फोरस व नाइट्रोजन का इसमें अभाव होता है, यानी कि कमी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था जलोढ़ मृदा के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जलोढ़ मृदा है इसको मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो आपकी जलोढ़ मृदा है ये मैंने अपनी भौतिक विभाजन वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से विद कॉन्सेप्ट आपको कराया था। तो यदि आपने हमारी भौतिक विभाजन वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा, उससे आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट्स है, सब क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मैं इसमें भी आपको विद कॉन्सेप्ट कराऊंगा, बट उसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कराया है क्योंकि वो क्लास उसी के रिलेटिव में थी। ठीक है, तो हम जानेंगे जो हमारी जलोढ़ मृदा है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं ये आप जानते हैं, यदि आपने पिछली क्लास ली है तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो 2 भाग कौन कौन से हैं आपके, खादर व बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। फ्रेंड्स, यदि हम खादर और बांगर से बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे खादर की। फ्रेंड्स, खादर क्या है। जो खादर है, आपकी जो खादर मृदा है, देखिए खादर मृदा का सबसे पहले हम बात करते हैं इसका निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब नदियाँ बहती हैं, नदियाँ जब बहती हैं तो ये अपने साथ अवसाद बहा कर लाती है और समतल स्थान पर उनको जब छोड़ती हैं, ठीक है, नदियाँ बहेंगी, समतल स्थान पर अवसाद छोड़ेंगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अवसाद छोड़ा तो क्या हुआ, ये जो भूमि का निर्माण हुआ, जिस मृदा का ये निर्माण हुआ, इसी को हम खादर मृदा बोलते हैं। ठीक है, खादर मृदा, खादर मृदा का अर्थ क्या है, जहाँ पर बाढ़ का पानी, जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है उसी को हम खादर मृदा बोलते हैं। खादर मृदा के अगर हम उपनाम की बात करें तो हम इसे कछारी मृदा भी बोलते हैं। कछारी मृदा या नवीन जलोढ़ मृदा भी इसको हम बोलते हैं। नवीन
जलोढ़ मृदा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा जो भी उपनाम होते हैं। तो ये क्या थी आपकी खादर मृदा। खादर मृदा जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता रहे उसको हम खादर मृदा बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब बाढ़ का पानी मृदा के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जो मृदा की निचली परत है वो ढक जाएगी और उसके ऊपर एक नई परत आ जाएगी। नई परत आने का मतलब क्या है, आपकी जो देखिए जो भूमि होती है, भूमि पर आप जब कृषि करते हो, ठीक है, भूमि पर आप जब कृषि करते हो तो कृषि क्या करती है, उसके सारे खनिज और कार्बनिक यौगिक सोख लेती है, क्योंकि उसी की सहायता से वो बड़ी हो पाती है। तो आपकी जो कृषि जब खनिज सोख लेती है तो क्या होता है, आपको जैविक खाद लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आपकी खादर जमीन है, जो आपकी खादर मृदा है, ये क्या होता है, बाढ़ के पानी के साथ दोबारा से अपनी ऊपरी परत चेंज कर लेती है। इसी के चलते इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका चूना, पोटास और मैग्नीशियम है, इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसमें मतलब किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई जाती, इसीलिए इसमें खाद की आवश्यकता आपको नहीं होती कृषि करने के लिए। ये बहुत उपयोगी होती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो हम बात करेंगे कि जो आपकी मृदा होती है खादर, इसमें चूना, पोटास व मैग्नीशियम, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका मतलब क्या है कि खेती बहुत अच्छे से होगी, कृषि बहुत अच्छे से होगी। तो कृषि करने के लिए आपको इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, क्या होगा, आपको जो खाद होते हैं आपके, उनकी आवश्यकता आपको नहीं होगी। ठीक है, खाद की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आपकी क्या थी, खादर मृदा। खादर मृदा के मैंने आपको बताया है उपनाम कछारी मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जरूर याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, जो भी मैं बोलता हूँ आप यदि उसको अच्छे से नोट करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यदि आप नोट नहीं करते हो तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो भी मैं बोलता हूँ उसको अच्छे से पहले सुनिए, फिर उसको नोट कीजिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं बांगर मृदा की। बांगर की मृदा की यदि हम बात करें तो बांगर मृदा क्या होती है, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता उसको हम बांगर मृदा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे हम खादर मृदा बोलते हैं, जहाँ नहीं पहुँचता उसे हम बांगर मृदा बोलते हैं। बांगर मृदा के कुछ उपनाम हैं। देखिए, मैं इसमें मोटा मोटा सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में अपनी भौतिक विभाजन वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम इसके उपनाम की यदि हम बात करें बांगर मृदा के, इसका उपनाम है उपहार मृदा। ठीक है, इसको हम उपहार मृदा या फिर दोमट मृदा भी बोलते हैं। याद रखिएगा, उपहार मृदा और दोमट मृदा। ठीक है, उपहार मृदा और दोमट मृदा भी इसको हम बोलते हैं, या फिर हम इसको पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है, इसको हम पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या होता है, जब ये पुरानी जलोढ़ मृदा है यानी कि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, बाढ़ का पानी नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, आपके जो आपका क्या बोल इसमें क्या होता है, देखिए सपोज दैट ये आपके बांगर है, बांगर का ये आपका कोई खेत है, ठीक है, ज़मीन है। तो आप जब इस पर कृषि करोगे तो क्या होगा, कृषि देखिए एक उचित गहराई तक ही की जाती है। ठीक है, एक उचित गहराई तक ही आप कृषि कर पाते हो, ज़्यादा गहराई तक आप नहीं करते हो। तो आप जब यहाँ तक कृषि करोगे, आपने कृषि की तो इतनी ज़मीन का क्या हुआ, जो भी आपके खनिज थे, ठीक है, वो सब आपकी कृषि ने सोख लिए। तो सोख लिया, आप क्या करोगे, अब इसमें ये चेंज तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आता। तो आप इसमें जैविक खाद मिलाओगे। ठीक है, तो जैविक खाद इसमें क्यों मिलाए जाते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी। नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी हो जाती है, इसी के चलते हमें इसमें कृषि करने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। ठीक है, खाद की
आवश्यकता होती है। आपने देखा इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें खाद की आवश्यकता आपको होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में फास्फोरस की कमी होती है। तो फ्रेंड्स ये आपकी खादर थी और बांगर थी। नेक्स्ट हमने आपको क्या लिखाया था? खादर और बांगर के बाद मरुस्थलीय मृदा। तो अभी हम मरुस्थलीय मृदा की ओर चलेंगे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए मरुस्थलीय मृदा से पहले हम लवण व क्षारीय मृदा करेंगे, ठीक है। लवणीय व क्षारीय। लवणीय व क्षारीय मृदा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि लवणीय व क्षारीय मृदा होती क्या है। देखिए लवणीय व क्षारीय मृदा ये होती है जो आपकी बांगर मृदा होती है, ठीक है। जो आपकी बांगर मृदा होती है, तो बांगर मृदा का जो समतल भाग होता है उसमें क्या होता है, जो सिंचाई होती है आपकी, सिंचाई की उचित आपका व्यवस्था नहीं हो पाती है, ठीक है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण, और देखिए जो आपका बांगर है, तो बांगर की समतल भूमि होती है उस पर जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण और एक ही गहराई तक लगातार खुदाई यानी कि जुताई करने के कारण और ज़्यादा जो आपके रासायनिक खाद होते हैं उनका प्रयोग करने से क्या होता है, ज़मीन ऊसर हो जाती है, ठीक है। ऊसर यानी कि लवणीय व क्षारीय हो जाती है, तो हम इसको ऊसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको अभी, बांगर का जो समतल भाग होता है, बांगर का जो समतल भाग होता है उस पर जल निकासी की उचित प्रबंध न होने के कारण वह एक ही गहराई तक खुदाई करना। देखिए एक ही गहराई तक जुताई करना मतलब क्या है कि आपका एक खेत है, आप यहाँ तक जुताई करते हो, ठीक है। आपने जुताई करी तो क्या हुआ, आपने पहले फसल उगाई, ठीक, फसल उगाई तो आपकी फसल ने इतनी जो आपकी जुताई की ये ज़मीन थी ऊपर वाली, इसके सारे कार्बनिक यौगिक एंड जो भी इसमें खनिज थे वो सब सोख लिए। तो आपने जुताई करी तो जुताई से क्या हुआ, जो नीचे वाली ज़मीन है आपकी ये पलट कर ऊपर गई। जुताई में यही तो होता है, ऊपर की ज़मीन नीचे और नीचे की ऊपर। तो आपकी पलटी ऊपर गई और ये पलटी नीचे गई, तो क्या होगा, जो आपकी नीचे वाली ज़मीन है जब ये ऊपर आएगी तो इसमें खनिज बचे हुए थे तो ये आपको अच्छी फसल दे देगी। लेकिन जब ये काफ़ी बार आप उलट पुलट इसको कर दोगे तो इसके सारे खनिज जो होते हैं वे खत्म हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, इसमें जैविक खाद लगाओगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो आपकी भूमि होती है, जो आपकी मृदा होती है, मृदा के ऊसर होने का कारण क्या क्या है। तो मृदा के ऊसर होने का एक कारण है कि एक ही गहराई तक लगातार जुताई करना, ठीक है, या फिर ज़्यादा लगातार खाद का जो आपके रासायनिक खाद है उनका प्रयोग करना भी ऊसर होने का एक कारण है, ठीक है। ऊसर होने का एक कारण है। तो आपसे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमारी यूपी सरकार के द्वारा, मतलब जो आपके यूपी सरकार है उसके द्वारा 10% जो आपकी भूमि का भाग है यूपी की, वो 10% भाग ऊसर हो चुका है। 10% भाग ऊसर हो चुका है। ये मैंने आपको भौतिक विभाजन वाली अपनी क्लास में ही बताया था, इसमें ही बता रहा हूँ। तो 10% भाग जो ऊसर हुआ है, ठीक है, वो किन किन जिलों का हुआ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपका इटावा है, इटावा, एटा, और आपका अलीगढ़ है, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, और आपका जौनपुर, ठीक है, आदि। और कुछ ज़िले भी हैं जिनका क्या हुआ है, 10% भाग ऊसर हो चुका है। ऊसर का मतलब क्या है, ऊसर का मतलब कि वहाँ के जो जल निकासी है वे अच्छी नहीं होती और एक ही गहराई तक जुताई होती है। और क्या होता है, मतलब ऊसर होने का मतलब ये देखिए, ऊसर हो जाती है ज़मीन यानी कि एक तरीके से बंजर हो जाती है, ठीक है। ऊसर होने का मतलब बंजर हो जाती है। तो 10% भाग जो है वो ऊसर हो चुका है यानी कि बंजर हो चुका है। कहाँ का, एटा, इटावा, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, जौनपुर और कुछ ज़िले हैं आपके, ठीक है। तो आप इन जिलों को भी याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पुटअप कर ले जाता है। लेकिन फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपकी जो अम्लीय व क्षारीय मृदा होती है, ठीक है, यदि हम बात करें अम्लीय मृदा की, अम्लीय मृदा, देखिए फ्रेंड्स अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा,
अम्लीय मृदा व क्षारीय मृदा में कृषि करना इतना उपयोगी नहीं होता है, मतलब इसमें कृषि करने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन यदि आपको अम्ल व क्षारीय मृदा में कृषि करनी हो तो आप इसमें किस चीज़ का प्रयोग करोगे, इससे भी रिलेटिव एक क्वेश्चन बन जाता है कि हमें अम्लीय मृदा में कृषि करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करना होता है। तो यदि आप अम्लीय मृदा में कृषि करना चाहते हो तो आपको चूना पत्थर का प्रयोग करना होगा, उससे आपकी क्या होगी, कृषि अच्छी होगी। यदि आप क्षारीय मृदा में कृषि करना चाहते हो तो आपको जिप्सम का प्रयोग करना होता है, आपको जिप्सम का प्रयोग करना होता है। फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्षारीय व लवणीय मृदा। अब हम मरुस्थलीय मृदा पर चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, ठीक है फ्रेंड्स। मरुस्थलीय मृदा को देखिए, मरुस्थलीय मृदा यानी कि मरा हुआ स्थान, इसी में इसका एक रूप छुपा है, मरु यानी कि मरा हुआ, ठीक है, और स्थलीय यानी कि स्थान। तो आप इसको मरा हुआ स्थान भी बोल सकते हैं, मरुस्थलीय मृदा यानी कि मरा हुआ स्थान। बात आती है इसके निर्माण की। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए फ्रेंड्स, शुष्कता और अधिक तापमान यानी कि भीषण तापमान के कारण चट्टानें टूट फूट कर बालू के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है, उसी से इसका निर्माण होता है। क्या होता है, देखिए जहाँ पर शुष्कता यानी कि वर्षा बहुत कम होती है, जहाँ वर्षा कम होगी और गर्मी ज़्यादा होगी, वर्षा कम होगी और गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो चट्टानें हैं वे टूट जाती हैं, टूट फूट कर छोटे छोटे बालू के कणों में परिवर्तित हो जाती है, उसी से मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या आप क्या कहेंगे, आप लिखेंगे कि मरुस्थलीय मृदा का निर्माण शुष्कता व भीषण तापमान के कारण चट्टानों के टूट फूट कर बालू के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होने से होता है। अब बात आती है कि पाई कहाँ पर जाती है। देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वही मैं आपको कराऊंगा। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जो आता है मैं सिर्फ वही आपको करा रहा हूँ जो एग्जाम के पर्पज से सही है। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे जो पश्चिमी जिले हैं, पश्चिमी जिलों में कुछ पश्चिमी जिले हैं जिसमें मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जैसे कि आपके जो राजस्थान से लगे हुए हैं, हरियाणा से लगे हुए हैं। तो हम बात करेंगे भी कौन कौन से पश्चिमी जिले हैं। ठीक है, तो आपका आता है आगरा और अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़ और आपका मथुरा। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है, और आपको मालूम भी है कि वर्षा सबसे कम कहाँ होती है, मथुरा में होती है। ठीक है, तो क्या होता है, वर्षा कम तापमान ज़्यादा, तो उससे चट्टानें टूट फूट कर बालू के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करेगा ये कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। एंड फ्रेंड्स देखिए, अगर हम इसकी बात करें, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और जीवाश्म की भी, जीवांश पदार्थों की भी इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें यदि हम बात करें कि प्रचुर मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे लवण व फास्फोरस। लवण और फास्फोरस इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैं लिख देता हूँ प्रचुर मात्रा में। ठीक है, लवण और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और जीवांश पदार्थों की इसमें कमी होती है। देखिए फ्रेंड्स, इस पर कृषि करना संभव नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, शुष्कता होती है, तापमान ज़्यादा होता है। शुष्कता का मतलब बारिश नहीं होती, सिंचाई का ज़्यादा साधन नहीं होता। यदि यहाँ की बात करें हम, सिंचाई अगर यहाँ पर मिल जाए तो सिंचाई मिलने से क्या होता है, यहाँ पर कुछ मोटे अनाजों की खेती कर ली जाती है। ठीक है, जो भी मोटे अनाज होते हैं उनकी खेती यहाँ पर हो जाती है, मोटे अनाज। ठीक है, तो मोटे अनाजों की इसमें खेती होती है। ठीक, तो ये हमारा था मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा से हम आगे चलेंगे तो हम करेंगे भूड़ मृदा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं भूड़ मृदा। क्योंकि भूड़ मृदा की हम बात करें, भूड़ मृदा होती क्या है। भूड़ मृदा की हम बात करें तो जो आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र है,
गंगा या यमुना का जो मैदानी क्षेत्र होता है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में जो 10 से 20 फीट 10 से 20 फीट ऊंचे टीले पाए जाते हैं, ठीक है। गंगा या यमुना के मैदानी क्षेत्र में जो 10 से 20 फीट ऊंचे टीले पाए जाते हैं उसी को हम भूड़ मृदा कहते हैं, ठीक है। 10 से 20 फीट ऊंचे जो पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भूड़ मृदा। देखिए भूड़ मृदा के अन्य नाम की यदि हम बात करें, अन्य नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यदि हम बात करें इसका अन्य नाम की तो हम इसको दोमट मृदा भी बोलते हैं, दोमट, व और क्या बोलते हैं इसको, बलुई, ठीक है, बलुई मृदा, दोमट व बलुई मृदा भी हम इसको बोलते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे एक दो ही क्वेश्चन आ जाता है कि भूड़ मृदा का अन्य नाम बताइए और इसमें फसल। तो इसमें से जो फसल होती है फ्रेंड्स वो इसमें जायद की फसलें की जाती हैं, जायद की फसलें यानी कि जो बेल वाली फसलें होती हैं वही इसमें की जाती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, तो हम अपनी नेक्स्ट मृदा की चलते रहे, काली मृदा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम काली मृदा की। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट है, काली मृदा मोस्ट इसलिए है क्योंकि इसके जो उपनाम है वे अक्सर पूछे जाते हैं। काली मृदा के उपनाम बताइए, तो काली मृदा के सबसे हम पहले उपनाम की यदि हम बात करें तो काली मृदा के देखिए उपनाम की हम बात करते हैं। काली मृदा का आपको अधिकतर मालूम होगा कपास मृदा, ठीक है, पहला उपनाम बोलते हैं इसका कपास मृदा। दूसरे उपनाम की हम यदि बात करें तो आपको इसका भी मालूम होगा रेगुल मृदा, ठीक है, और तीसरा आपका होता है करेल मृदा। तीनों आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास, रेगुर और करेल, ठीक है। यदि हम इसके पाए जाने की बात करें तो ये पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, ठीक है, पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। ये मृदा जो होती है ये चिकनी होती है, ठीक है, चिकनी मृदा होती है और इसमें जो फसलें होती हैं आपकी धान, गन्ना, गेहूँ, ये सब फसलें इसमें की जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी मध्यवर्ती मैदान की मृदा। अब हम आगे आपके पठारी क्षेत्र की मृदा करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पठारी क्षेत्र की मृदा। फ्रेंड्स पठारी क्षेत्र की मृदा में मैंने ये आपका छोटा सा एक मैप के जैसा बना दिया है, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इससे जितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वही मैंने इस पर नोट किए हैं, ठीक है। तो पठारी क्षेत्र की मृदा हम शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि पठारी क्षेत्र की मृदा का निर्माण कैसे होता है। देखिए जो फ्रेंड्स पठारी क्षेत्र की मृदाएँ हैं आपकी लाल मृदा, पड़वा या पड़वा मृदा, मार या माड़ मृदा, राकड़ या राकर मृदा और भोंटा मृदा, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए जो आपकी पठारी क्षेत्र की मृदा है इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें थी उनके टूटने फूटने व भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं के लगातार होने से, ठीक है, उससे क्या हुआ आपका पठारी क्षेत्र की मृदा का निर्माण हुआ है। तो पठारी क्षेत्र की मृदा में हम सबसे पहले बात करेंगे लाल मृदा की। तो फ्रेंड जो आपकी लाल मृदा है ये विंध्य व ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है, ठीक है, विंध्य या ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है। इसमें लौह अंश की अधिकता पाई जाती है, जो आपको लौह अंश होते हैं इसकी अधिकता पाई जाती है। इसी के चलते इसमें क्या होता है, इसमें आपकी दलहन और तिलहन की खेती भी की जाती है, ठीक है, लिख दे रहा हूँ। दलहन और तिलहन की खेती इसमें की जाती है। यदि हम बात करें कहाँ पाई जाती है तो ये आपके दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। देखिए पठारी क्षेत्र की मृदा, पठारी क्षेत्र कहाँ आपका दक्षिण में ही है, तो आप इसको देखकर ही समझ जाओगे कि दक्षिण के जिलों में पाई जाती है। झांसी, मिर्जापुर, आपका सोनभद्र है, ललितपुर है, आपका प्रयागराज भी इसी में आता है और आपका इटावा भी आता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो हम ये आपकी लाल मृदा। तो बात करते हैं हम परवा या पड़ुआ मृदा की। ठीक है, परवा इसका नाम है, परवा या पड़ुआ मृदा। कहीं कहीं पर आपको ये मात्रा भी नहीं मिलेगी और ये पड़वा मृदा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो आपकी परवा या पड़वा मृदा है ये आपके हमीरपुर और जालौन में मिलती है, ठीक है। इसका रंग जो होता है वो हल्का लाल भूरा रंग होता है और ये बलुई दोमट मृदा भी कहलाई जाती है, ठीक है। इसको हम बलुई दोमट मृदा भी बोलते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम चले। देखिए फ्रेंड्स आप ये ना समझिएगा जो भी मैंने लिखा है ये कम है, जितने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ये उसी के पर्पज से है इतना, ठीक है। इससे ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते हैं। तो बात करते हैं हम मार और माड़ मृदा की। जो आपकी मार और मार मृदा है इसको हम काली मृदा के समान होती है, बिल्कुल जैसे काली मृदा होती है आपकी काले रंग की चिकनी, लेकिन ये उससे ज़्यादा चिपचिपी होती है,
सिंचाई करते वक्त क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। इसी के चलते इसमें कृषि करना संभव नहीं हो पाता है। इसमें जो कृषि की जाती है वो सिर्फ आपकी जो अल्प अवधि वाली कृषि है वही की जाती है। अल्प अवधि वाली इसमें आपकी कृषि की जाती है। एंड फ्रेंड्स देखिए, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा कि इसमें आपका जो 60% है वो आपका इसमें सिलिकेट पाया जाता है। ठीक है, सिलिकेट 60% आपका इसमें सिलिकेट पाया जाता है। किसमें? मार या माड़ मृदा में। मार या माड़ मृदा कैसी होती है? काली मृदा के समान, यानी इसका रंग काला होता है, चिकनी होती है, लेकिन ज़्यादा चिपचिपी होती है। ठीक है, तो 60% आपका इसमें सिलिकेट पाया जाता है और आपका 25% इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। और जो आपका शेष 15% है वो आपका इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपके मार मृदा की। बात के अंत में राकड़ या फिर राकर मृदा की। तो राकड़ और राकर मृदा जो है आपकी, ये लाल भूरे रंग की और दानेदार होती है। फ्रेंड्स, ये ढालों पर पाई जाती है। ढालों का मतलब क्या है? जहाँ पर ढाल होते हैं, जो आपके पठारी क्षेत्र में ढाल होते हैं, उन ढालों पर ये पाई जाती है। ढालों पर देखिए, जैसे ढाल है तो आपके ढालों पर कहाँ पाई जाएगी? यहाँ, जहाँ से ढाल शुरू हुआ है। ठीक है, ढालों पर पाई जाती है क्या? राकड़ और राकड़ मृदा। ये इसके अन्य नाम है, इसको हम राकड़ या राकड़ मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो ढालों पर ये पाई जाती है। इससे ज़्यादा इसमें और कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम चले भोंटा मृदा की हम बात करें, तो भोंटा मृदा से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता है। बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि इसका निर्माण किससे होता है, तो बिंदीय चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास में सिर्फ इतना ही। तो ये हमारी मृदा की लास्ट क्लास थी। तो हम अपने मृदा को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड फ्रेंड्स देखिए, जो भी मैंने आपको कराया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो हम अपने आप में और थोड़ा अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रही होगी हमारी क्लास। यदि आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।